गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 20 मार्च और आज के इस सेशन में 20 मार्च से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी किसने खोजा है? तो फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह पर जो सक्रिय ज्वालामुखी खोजा गया है ये नासा के द्वारा खोजा गया है। नासा का एक मिशन है जिसका नाम है मैगलन अंतरिक्ष यान। इसके द्वारा जो तस्वीरें ली गई थी उन तस्वीरों का अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, और हाल ही में यह प्रमाण मिले हैं कि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखेंगे नासा का कौन सा मिशन है, पूछा जा सकता है मैगलन अंतरिक्ष यान, जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इस मिशन को नासा ने 4 मई 1989 में लॉन्च किया था। यह पूरी तरह सतह की छवि लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। साथ ही इसने ग्रह के बारे में कई खोजें की थी। किस ग्रह के बारे में? तो याद रखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। तो देखिए, शुक्रयान फर्स्ट कौन लॉन्च करने वाला है? अच्छे से याद कर लेंगे, इसे भारत लॉन्च करेगा शुक्रयान फर्स्ट। दाविंची मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो इसे नासा लॉन्च करेगा। और ये जो मिशन है ना, ये शुक्र ग्रह से ही संबंधित है, जिसे नासा जल्द ही लॉन्च करने वाला है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत इसे कब लॉन्च करने वाला है? तो 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसी साल। किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने कर लिया है। पार्सिवरेंस रोवर, जो कि 2022 में काफ़ी सुर्खियों में था, इसका संबंध किससे है? तो ये नासा से ही संबंधित है। और फ्रेंड्स, नासा के वैज्ञानिकों ने पार्सिवरेंस रोवर के साथ एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया जो मंगल पर ऑक्सीजन बनाने में सफल हुआ है। तो याद रखेंगे, ये रोवर भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रह से संबंधित है, तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। अब आप मुझे बताएंगे कि भारत ने मंगलयान कब लॉन्च किया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो देखिए, शुक्र ग्रह यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी ये है, और ये विपरीत घूमता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। बुध ग्रह के साथ साथ इसका भी ना तो कोई चंद्रमा है और ना ही कोई इसका वलय है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगला सवाल है कि किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, फूमियो किसीदा किस देश के पीएम है वर्तमान में? तो ये जापान के पीएम है, और ये 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं, यानी कि ये आज भारत की यात्रा पर आएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं आगे जापान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कहाँ पर हुआ था? चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक, तो ये जापान में हुआ था। भारत ने भी इसमें भाग लिया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की जाती है, आप सभी जानते होंगे, और 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो जापान है। दुनिया का पहला कमर्शियल जो मून लैंडर है, इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत हैं। जापान की लोकेशन मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है फ्रेंड्स? तो टोक्यो आती है होन्शु द्वीप पर। याद रखेंगे आप सभी। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, और जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। अगला सवाल देखेंगे कि 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग
T5 कहाँ खोली गई है? तो फ्रेंड्स ये जो सुरंग है जिसका नाम है T5 और ये खोली गई है जम्मू कश्मीर में। डिस्कस कर लेते हैं सुरंग के बारे में। तो रामबन जिले में पंथियाल स्थित 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को खोल दिया गया है। फ्रेंड्स ये जो पांथियाल है ना, ये जोखिम भरा स्थल माना जाता है जम्मू कश्मीर में। आगे डिस्कस करेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी, जैसे कि सैला दर्रा सुरंग। याद होगा आप सभी को 2022 में ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी और ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सैला दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सैला दर्रा आता है अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली टनल का क्या नाम है? अटल टनल। अटल टनल किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पांजाल श्रेणी में आती है। पीर पांजाल सुरंग ये कहाँ पर है भाई? तो ये है जम्मू कश्मीर में। नाथुवाड़ी सुरंग है महाराष्ट्र में और घाट की घुनी जो सुरंग है ना, ये राजस्थान में आती है। अगला सवाल है कि राम सहाय यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये कहाँ के? नेपाल के। पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे नेपाल लेटेस्ट करंट अफेयर। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद होगा आप सभी को, ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये चीन के सहयोग से नेपाल ने विकसित किया है। और हाल ही में यहाँ पर एक विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके कारण ये सुर्खियों में रहा था। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये किस देश में है? तो ये नेपाल में आता है। रामचंद्र पौडेल हाल ही में नेपाल के नए प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम है मोंटी देसाई को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। नेपाल की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं, यह है नेपाल। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल से लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है, याद रखेंगे आप सभी। और साथ ही में जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किन भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स 2023 में जो सूची जारी की गई है इसमें 2 स्थान भारत के शामिल हैं, लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर आता है? तो ये आता है उड़ीसा में। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि 2022 में भारत के 2 स्थान शामिल किए गए थे, केरल और अहमदाबाद। 2022 का पूछे तो केरल और अहमदाबाद याद रखेंगे। 2023 अगर पूछ ले तो लद्दाख और मयूरभंज आपको याद रखना है, जो कि टाइम्स पत्रिका में शामिल किए गए हैं। टाइम्स पत्रिका की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है टाइम। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर, आप सभी जानते हैं इस समय सेमीकंडक्टर जो चिप है ना ये काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। अमेरिका भी इसको लेकर काफ़ी बैठकें कर रहा है और अमेरिका ने इसके संबंध में यानी कि सेमीकंडक्टर चिप को लेकर भारत के साथ एक समझौता भी किया है फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो केंद्र बनेगा ना पहला, ये बनेगा दक्षिण कोरिया में। अच्छा, दक्षिण कोरिया में ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा सियोल में, याद रखेंगे। और इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? तो जो सैमसंग कंपनी है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, कम से कम $230 बिलियन का निवेश करेगी। इसी के साथ याद होगा आप सभी को डेनमार्क जो कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला और समुद्र के नीचे उसे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क बना है। तैरता हुआ ऊर्जा द्वीप भी कौन बना रहा है? तो डेनमार्क बना रहा है, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि सागर परिक्रमा चरण 4 कहाँ से शुरू हुआ है? तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो सागर परिक्रमा का जो चरण 4 है ये कर्नाटक से शुरू हुआ है फ्रेंड्स, है ना। कर्नाटक के 2 जिलों से इसकी शुरुआत की गई है, 3 जिलों से इसकी शुरुआत हुई है और ये 18 मार्च से शुरू हुआ था। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और
उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना है। तो ये चौथा चरण था। आई होप इससे पहले आप सभी जानते होंगे 3 चरण और भी हुए होंगे, तो 3 चरण याद रखेंगे। सागर परिक्रमा का पहला चरण हुआ था 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से ओखा द्वारका तक शुरू हुआ और 6 मार्च को पोरबंदर में 3 स्थानों को कवर करते हुए यह संपन्न हुआ। सेकेंड फेज होता है 23 से 25 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाता है। 7 स्थानों को यह शामिल करता है। तीसरा जो फेज होता है इसका ये 18 से 21 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाता है और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय जिले शामिल थे। तो तीसरा आपको याद रखना है, 2023 में सुर्खियों में है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कर्नाटक से हुई थी। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के आरोपों में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये वारंट जो जारी किया गया है, ये रूस के प्रेसिडेंट, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के आरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस कदम से 123 सदस्य देश, यानी कि इसके जो वर्तमान में सदस्य देश है ना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के, ये 123 है। तो 123 सदस्य देशों के यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि पुतिन उनके क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उन्हें मुकदमे के लिए गिरफ्तार कर हैग भेजा जाएगा। अब हैग क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ना, इसका जो मुख्यालय है वो द हैग में ही आता है। अब हैग कहाँ पर आता है? द हैग। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये किस देश में है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं, जिस कारण इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में डिस्कस करें तो जुलाई 2002 में 1998 की रोम संधि के तहत यह स्थापित होता है। 123 सदस्य देश हैं वर्तमान में इसके, और इसका मुख्यालय महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, द हैग नीदरलैंड में है। अगला सवाल है कि किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। मणिपुर की जो वर्तमान में गवर्नर है, इनका नाम है सुश्री अनुसुईया उइके, इन्हीं के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका पर ही इसका उद्घाटन किया गया है। ये शिक्षा से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। किससे संबंधित है? तो पूछा जा सकता है, ये शिक्षा से रिलेटेड। 2018 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड टोमर मॉडल पर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? कृषि एवं सिंचाई पर। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? सेकंड पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महानोबलिश मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? औद्योगिक विकास पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? सेकंड पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डीआर गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत गिरह को संरक्षित करने की मांग की गई है? अगला सवाल है, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी जल्दी मैंने स्पीड में रिकॉर्ड की है क्योंकि यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसके कारण साउंड की आवाज़ आती है, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।